समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ रहा, क्योंकि आगे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने इष्टकाल देख लिया है, भयात देख लिया है, भवोग देख लिया है, चरण साधन देख लिया है, ग्रह स्पष्ट देख लिया है। ग्रह स्पष्ट आप लोगों ने घर पे किया था, गृह कार्य में जो दिया गया था। सर जो होमवर्क है वो अगर 1-2 दिन में सबमिट करेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन पूरा गणित करिएगा आप लोग। एक कुंडली का यस सर। हाँ, एक कुंडली का आप लोग जन्म समय ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ। और एक ही दिन का आप लोग सूर्योदय ले लीजिएगा और पूरा बनाइएगा। मतलब यस सर। इष्टकाल, भयात, भवोग, चरण साधन, किस चरण में जन्म हुआ है, इसके बाद सारे ग्रह को स्पष्ट करिएगा। आज हम लोग चंद्र के स्पष्टीकरण को देखेंगे कि चंद्रमा का ओके सर। साधन कैसे किया जाता है, चंद्र की गति कैसे निकाली जाती है। इन दो विषयों को, दो बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कहीं किसी को डाउट है इन सभी विषयों में जो हम लोग पीछे गणितीय प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन दो ही स्थिति में नहीं होती है, या तो छात्र बहुत ब्रिलियंट हैं, सब काम करके रख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, या दूसरा पढ़ ही नहीं रहे हैं। दोनों स्थिति में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं किस स्थिति को समझूं? आप सब लोगों को आ रहा है या आप लोग देख ही नहीं रहे हैं घर पे? वीडियो का आज इसका देखा हुआ नहीं है मैंने, तो जी इसलिए फिर मैं वी, कुछ बोल वी, नहीं रही। जी जी, वीडियो का एक्सेस अभी सबको मिल गया है देखूंगी आप? तो समझ आए। जी, हाँ, वीडियो का मिल गया है। 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का एक्सेस सब लोगों को मिल गया है, ठीक हाँ, है। मिल आप लोग गया। वीडियो देखिए, कहीं डाउट होता है तुरंत आप क्वेश्चन करिए। क्लास में जब भी हम होंगे तो क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि वहाँ ग्रुप में तो करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिखा नहीं पता आप लोगों को। तो ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आज चलते हैं, आगे क्लास प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा के विषय में आप लोगों ने खूब देखा, पीछे जो क्लास चल रही थी फलिताधारित फलित करने की प्रक्रिया, जिसमें भाव फल आप लोग देख रहे थे, भाव से विचारणीय विषय देख रहे थे, नक्षत्र राशि का स्वरूप और स्वभाव देख रहे थे। चंद्रमा की भूमिका उसमें बहुत अधिक है, क्योंकि राशि का निर्धारण चंद्रमा से ही होता है। और यदि चंद्र स्पष्ट न हो, चंद्र का नक्षत्र स्पष्ट न हो, चंद्र का चरण स्पष्ट न हो, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि हमारी पूरी की कराई हुई सारी मेहनत पानी में, क्योंकि स्पष्ट नहीं होगा तो उसका नामाक्षर स्पष्ट नहीं होगा, नामाक्षर स्पष्ट नहीं होगा, नक्षत्र स्पष्ट नहीं होगा, फल निर्धारण करने में बहुत अधिक समस्याएं और कठिनाई अनुभूत करनी पड़ेगी। तो आज के स्लाइड को मैं लेता हूं और चलते हैं हम लोग आगे आज। ठीक है, सभी लोगों को स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सर। हाफ आ रही है स्लाइड ना? स्लाइड फुल नहीं आ रही है आप लोगों को, आप लोगों के पास? हाँ जी, हाँ जी, पहले फुल आ रही थी, अभी हाफ आ रही सबके पास ऐसा ही है? हाँ, हाफ ही हाँ। है। फुल दिख रही है। अब कैसा है? अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या? और कुछ भी नहीं।
अभी सही दिख रहा है क्या? फुल आ रहा है स्लाइड? जी गुरु जी। नहीं, मैं नहीं समझ पाया, बहुत देर सब लोग एक ही सब साउंड आया। अभी फुल है क्या? फुल तो है, पुरानी स्लाइड दिखती। ठीक है, पुराने स्लाइड पे ही आगे का स्लाइड था वो। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए चंद्र स्पष्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, जी सर। चंद्रमा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है। जैसे हम लोगों ने भयात और भवोग को स्पष्ट किया था। सामान्यतया और भी ग्रह का साधन करना होता है, जैसे राहु केतु हो गए या मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि हो गए। तो उनके लिए हम क्या कर रहे थे कि उनका गति निकाल ले रहे थे, और गति निकाल करके इष्टकाल का गुणा करके और 60 से भाग दे रहे थे। जो फल आ रहा था लब्धि वहां पे, उसको हम औद्योगिक कालिक मतलब सूर्योदय कालिक जो ग्रह होते थे उनमें जोड़ देते थे। तो जोड़ने मात्र से हमारा क्या हो जा रहा था कि जो डिफरेंस कल का और आज के बीच के कल में और आज के बीच में जो हमारा जन्म समय का अंतर हो रहा था वो निकल के आ जा रहा था। वह चंद्रमा में कुछ अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के जस्ट उपग्रह के रूप में है, और इस वजह से भयात और भोग नक्षत्राधारित विषयों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि विपलात्मक भयात में पलात्मक भोग का भाग देने में दे करके गत नक्षत्र संख्या में 60 का गुणा करके जोड़ देंगे। इसके बाद 60 से गुणित जो फल होगा उसमें 2 का गुणा करेंगे और 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देने से हमारे स्पष्ट चंद्र हो जाएंगे। बस इतना ही नियम है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सूत्र को देखते हैं। सूत्र क्या बनेगा? तो बता रहे हैं कि उदाहरण देख लेते हैं। सूत्र क्या यहाँ पे ये इन्होंने सूत्र करा दिया कि विपलात्मक भयात में पलात्मक भोग का भाग देने पर जो फल प्राप्त होगा उसमें गत नक्षत्र संख्या में 60 का गुणा करके जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से गुणा करके 9 का भाग दे देंगे तो हमारा फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए सूत्र वहां पे सेम रखा हुआ है कि जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, भयात में 60 का गुणा करेंगे तो पलात्मक भयात हो जाएगा। उसमें जो अगला पल है उसको जोड़ देंगे और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो विपलात्मक भयात प्राप्त हो जाएगा। विपलात्मक भयात में पलात्मक भभोग का भाग दे देना है। पलात्मक भभोग को बनाने के लिए क्या करेंगे? भभोग का जो फल हमें प्राप्त हो रहा था उसमें हम 60 का गुणा करेंगे और जो आगे का फल होगा उसको जोड़ देंगे। क्लियर हो गया पलात्मक और विपलात्मक का परिभाषा? नहीं सर, थोड़ा सा एक बार और फिर से रिपीट करेंगे। पलात्मक का मतलब होता है कि जो हमारा भयात हो वो हमारा कैसे है? घटी और पल में है, दंड और पल में है। घटी को दंड भी कहते हैं। तो पलात्मक बनाने के लिए जो घटी है उसको पल में परिणित कर देंगे। अच्छा, तो पल में परिणित करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है। यदि एक घटी में 60 पल हो रहा है तो पलात्मक बनाने के लिए जब 60 का गुणा कर देंगे तो 60 पल प्राप्त हो जाएगा, और आगे का जो पल होगा वो जोड़ लेंगे। तो उसी तरह से देखिए हम लोग पीछे उदाहरण में देखे हुए थे कि हम लोगों का भयात था 25-45। पीछे उदाहरण में हम लोग देखे तो 25 में हमने 60 का सबसे पहले गुणा किया और 45 को प्लस कर दिया। तो 25 में 60 का गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। ये आ रहा है ना? करके देखिए आप लोग कितना आ रहा है? 1500, और इसमें 45 हमने जोड़ दिया तो ये टोटल आहत्य हो जाएगा 1545। तो ये क्या हो गया? पलात्मक भयात हो गया। सूत्र हमारा क्या कह रहा है? विपलात्मक। पलात्मक से भी आगे। तो विपलात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसमें 60 का फिर से गुणा कर देंगे 1545 में, तो ये जो हमारा प्राप्त हो जाएगा विपलात्मक हो जाएगा। पल विपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हटी पल विपल। तो विपल हमने यहाँ बनाया है भयात को, तो विपल हमने बना दिया तो कितना हो गया? 92,700, मतलब 92,700 ये हमारा भयात हो गया विपलात्मक।
अब क्या बता रहे हैं कि विपलात्मक भयात में पलात्मक भवोग का भाग देना है, भवोग को भी पलात्मक बनाना होगा। तो भवोग हमारा कितना था 54 20, 54 20 में हमने 60 का गुणा किया, तो 54 का गुणा हम करेंगे 60 में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3320, 3360, 3360 में हमने 20 जोड़ दिया, तो टोटल हो गया 3380, मतलब 3380। क्लियर हुआ है क्यों हो रहा है? अब देखिए आगे क्या करना है। अकॉर्डिंग टू इस सूत्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो अब आगे के स्टेप में हमें यही करना है कि इनका भाग देना है। भाग देने के बाद जो गत नक्षत्र संख्या है उसमें 60 का गुणा कर देना है, और 60 का गुणा करके उसको जोड़ देना है इनके भागफल में। तो भाग देने हम गए तो हमें क्या यहाँ प्राप्त हुआ, 92,700 में 3380 का हमने भाग दिया, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 2725। भाग दे करके आप लोग देखिए, या मैं दिखाऊं आप लोगों को? आप लोग भाग दे लेंगे या मैं दिखाऊं दे करके? कर रहे हैं। हाँ करिए आप लोग। नेक्स्ट 92,700 27 बार में जाएगा। हाँ 27 हाँ हाँ, तो 3380 को 27 बार में जाएगा, 27 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाए, 91,260, 91,260। ठीक है, अब 91,260 का जो शेष बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 1400 शेष बच रहा है क्या, 1440। चौदह सौ 40 शेष बच गया, उसमें पुनः हम 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्राप्त हुआ है 27, ये हमारा किसमें है, घटी। अब हम फलात्मक का कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा पल में है। अब जो प्राप्त होगा आगे वो विपल हो जाएगा। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो हमारा पूरा फल आ जाएगा 86,400। यही आ रहा है ना, भागे 3380, भागे 3380 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 27-25 हमारा यहाँ पे फल निकल कर के आ रहा है। आप लोगों को स्पष्ट हो गया है? मैं दिखा दूं? आप दिखा दीजिए। तो दिखा दो आप ना। 3380 हम लोग कितना है, 9200 है ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ 92,700, इसमें हम भाग देने गए कितने का, 3380 का। पहली बार में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा, कितने में, 91,260। हमारा कितना शेष कितना बच जाएगा, 1440। कई
वही हो रहा है ना। इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 86,400। यही हो रहा है ना। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है सबको। अब 86,400 का हम इसमें भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जा रहा है, 25 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 25 कितने बार में प्राप्त हो गया, 84,500 में। चौरासी 500। ठीक है, तो हमें बस केवल इतने से ही मतलब था, हमने यहाँ 27-25 ले लिया। ठीक है, हुआ स्पष्ट आप लोगों को? जी गुरु जी। हाँ, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोगों का अभी तक क्या प्राप्त हो गया है, 27, 25। अब 27-25 का आगे क्या करना है। अब 27-25 को हम धन करेंगे, लेकिन किस में, गत नक्षत्र संख्या गुणे 60। तो हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र हमारे यहाँ मृगशिरा आ रहा है। जन्म नक्षत्र हमारा यहाँ पे क्या है, मृगशिरा है, दिख रहा है ना। तो मृगशिरा मतलब गत नक्षत्र कितना हुआ, मृगशिरा का नंबर कितना है, मृगशिरा 5वें नंबर का नक्षत्र है, यही है ना। तो 4 हमारा गत नक्षत्र हुआ, 4 को हमने गुणा कर दिया 60 में तो हो जाएगा 240। 240 में हमने 27-25 को प्लस कर दिया, तो चूंकि 240 हमारे यहाँ पे गत नक्षत्र संख्या का मान आ रहा है, तो हमने 27 में जोड़ दिया इसको, तो हो जाएगा 267। 267 25 ये हमारा फल प्राप्त हो गया। इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त हो जा रहा है, 25 का 50 और 267 का 534। तो 534 85 हमें फल प्राप्त हो गया। अब हमने 9 का यहाँ पे भाग दे दिया। 9 का जब हम भाग देंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 59, 25, 33। चूंकि अंश 59 होता नहीं है, भाग दे करके दिखाऊं या आप लोग दे लेंगे? क्यों? गुरु जी एक बार दिखा दीजिए तो हमको भी कुछ समझिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा हुआ 534, ठीक है, 534 50। तो 534 में हमने भाग दिया 9 का, 534 में 9 का भाग देंगे तो 59 आ रहा है क्या, 59। करिए आप लोग कॉपी पे एक बार करिए तो। 59.3 आ रहा है। हाँ 59 आ रहा है। हाँ जी, पॉइंट कितना आ रहा है, मतलब शेष, हाँ शेष कुछ आ रहा है, मतलब 531 होता है। ठीक है, यहाँ पे शेष हमारा 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हम अगले क्रम में लेकर के चले जाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे और आगे जो हमारा 50 है उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने इसको गुणा किया सबसे पहले, तो 6 18 180 हो गया। 180 में हमने 50 को जोड़ दिया,
तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा? 230। 230 में हमने 9 का भाग दे दिया, ठीक है। 230 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आएगा। 25 आएगा कितने बार में? 25 बार में 9 को 25 बार यदि काउंट करेंगे तो 225 आएगा। इसके बाद हमारा कितना था? 30 था, 230। शेष बच गया 5। 5 में हमने फिर 60 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 6 5 30, 300। 300 में हमने 9 का भाग दे दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा? 33। तो हमारा फल निकल कर आ जा रहा 59 25 33। अब 59 चूंकि हमारा अंश होता नहीं है, तो 59 अंश नहीं होता है तो हम 30 से यदि अधिक हो तो हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो वही हुआ है। 59 मतलब 30 से ज्यादा कितना? 29। तो यहाँ पे देखिए 1 29 25 33, ये स्पष्ट चंद्र हमारा हुआ। हो गया क्लियर सबको? जी सर एक प्रश्न है इसमें। जी बताइए। सर ये भवोग 50 20 लिखा है, ये 56 कैसा हुआ सर? ये भवोग 54 है साहब। हाँ 54 20 है ना, 54 के आगे बराबर करके आपने 56 गुणित 60 किया है। गलती है शायद ये तो भवोग, एक मिनट। भवोग 56 20 ही है। एक मिनट में पीछे देख ले रहा हूँ कि पीछे वाले स्लाइड में क्या था हम लोगों का। 56 BC है सर। 56 20 ही है। तो गलती से 54 हो गया होगा, टोटल कैलकुलेशन हम लोगों का 56 पे गया है। चलो क्लियर हो गया सर ये। हाँ अभी कैलकुलेट हम लोग किए थे तो क्या आया था? 54 से कर देंगे 54 गुणे 60 तो हो जाएगा 3200। 3200 में 20, 3240। हाँ ठीक है, 56 नहीं है वो वहां पे। हाँ वो टाइपिंग एरर है, पीछे से यदि हम लोग भवोग उठा के देखेंगे तो वही होगा, ठीक है। और फिर ये एक और इसमें संशय था कि ये हाँ। 50 भागित 50 534 50 भागित 9, तो ये 9 क्या है सर? नहीं, ये देखिए 9 से भाग देना है हमको। सूत्र के हिसाब से क्या है कि विपलात्मक भयात से पलात्मक भवोग को भाग दे देना है, गत नक्षत्र संख्या में 60 का गुणा करके जोड़ देना है, जो जोड़ने के बाद फल प्राप्त होगा उस फल में 9 का भाग देना है। तो हम लोगों ने किया है गत नक्षत्र संख्या 4 गुणे 60 बराबर 240। उसमें हमने उसमें जो मान आया था हमारा 27 25 ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। फिर 2 से गुणा किया तो 534 50 आ गया, फिर इसमें हमने 9 का भाग दिया। जी सर क्लियर। हाँ जी, अब ये हो गया। अब हम लोग आगे चले, आज ये सबको क्लियर हो गया। मतलब ये अभी वृषभ राशि में है ना? हाँ जी। ये चंद्रमा वृषभ राशि में। मेष राशि को क्रॉस कर चुके हैं, 29 अंश वृषभ भी। हाँ बस ये वृषभ को भी पार करने वाले हैं। पार करने वाला 29 है। 25 33 का भोग कर चुके हैं, मतलब 30 अंश जैसे ही पूरा हो जाएगा ये वृषभ राशि को भी पार कर जाएंगे। यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि के संधि में पड़े हुए, ठीक है जी गुरु जी। अब देखिए चंद्रमा को हम लोगों ने यहाँ पे स्पष्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को चंद्र की गति को तो हम लोगों ने देखा ही नहीं अभी। जैसे हम लोग पूर्व में ग्रहों को साधन करने के लिए उनकी गतियों का निर्धारण कर रहे थे, यहाँ हमने नहीं किया, लेकिन चंद्रमा का भी गति हमें निकाल करके लिखना होगा। चंद्रमा की कक्षा कहाँ है हमारे पृथ्वी से? नजदीक है, दूर है? नजदीक है। नजदीक है। तो जिन जिन ग्रहों का कक्षा हमारे पृथ्वी से जितना नजदीक होगा उनका गति कैसा होगा? गति तेज होगा। और जिनका जितना दूर होगा उतना ही गति उनका मंद होगा। जैसे नक्षत्र कक्षा के बाद हम लोग शनि को देखते हैं, तो शनि का भ्रमण बहुत मंद है, इसी वजह से उनका नाम मंद भी पड़ा हुआ है। लेकिन चंद्रमा की गति हमारी बहुत तेज है, ये तुरंत मतलब हर 2-3 दिन, सवा 2 दिन में ये पाते हैं कि नक्षत्र 9 चरण का भोग कर जाते हैं।
तो इस वजह से इनके गति का कोणात्मक मान जो होगा, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं राशि अंश कला विकला, ये कोणात्मक मानों का परिमापक है और ये बहुत तीव्र होगा। चंद्रगति फल का साधन कैसे किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चंद्रगति फल का साधन यहाँ पे किया जाता है। एक सुक्ति है, खखा भ्रष्ट वेदा भभोगे न भक्ता। ख मतलब होता है शून्य। एक मिनट जस्ट, एक मिनट जस्ट, आप लोग एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ समझ जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ देखना था यहाँ पे। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो खखा भ्रष्ट वेदा भोगन भक्ता, ये मान होता है ख मतलब शून्य, ख मतलब शून्य, अष्ट और वेद यानी 4800 को हम जब गुणा करते हैं 60 से तो पलात्मक बन जाता है और उसके बाद उसको पलात्मक भोग से भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देने पे हमारी चंद्रगति कला प्राप्त हो जाती है और जैसे हम लोग वहां गुणा कर लेते थे शेष को, वैसे ही यहाँ पे शेष को 60 से गुणा करके और फिर भाग दे देंगे तो हमारी गति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। हम लोगों का पलात्मक भोग कितना था, 3380 पीछे वाले स्लाइड में। तो 3380 में हमने 28,80,000 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे गति प्राप्त हो रहा है 752। ये चंद्रमा के लिए ही प्राप्त होगा और सभी ग्रहों की इतनी गति नहीं होगी और सभी ग्रहों की कला विकला में ही गति प्राप्त होगी और कला विकला में भी 10, 12, 15, 20 बस ऐसे ही, इससे ऊपर नहीं। लेकिन चंद्रमा बराबर 600 से ऊपर ही होंगे, 600-700 से ऊपर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि तो चंद्रमा की गति तेज है। चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह के रूप में पृथ्वी से सबसे नजदीक है। गुरुजी कैलकुलेशन कैसे हुआ किसका? ये 852 जो आया? 852। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये संख्या ले लिया है और इसमें हमने 3380 का गुणा कर दिया है। जस्ट 1 मिनट। मान होता है हम लोगों का 4800। में 48,000 गुणे 60 कर देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम भाग दे देंगे 3380 का।
देना है ना गुरुजी, वही हाँ। ठीक है, वो समझ में आ गया। वो गुणा लिखा है, गुणा बोल रहे थे और लिखा भी गुणा है, इसलिए मैंने हाँ, ऊपर भाग ही देना है, सॉरी गलती से गुणा का एरर आया है। और दूसरा है ये 48,000 है, 48,000 में हम 60 का गुणा करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है 28,80,000। ठीक है, 28,80,000 में हम जब 33,80 का भाग देते हैं तब हमें ये प्राप्त हो जाता है 852। ठीक है, सर 48,000 कहाँ से आया? 48,000 कहाँ से आया? ये रेंडम मान लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा की गति का साधन किया जाता है तो इसके लिए एक शुक्ति है, ख ख अष्ट और वेद, खखाष्ट वेदा, खखाष्ट वेदा भभोगे न भक्ता, चंद्रमा गति के साधन के लिए सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ख मतलब शून्य, ख मतलब शून्य, ख खखा 3 शून्य हो जाता है, अष्ट मतलब 8, वेद मतलब 4, मतलब 48,000 में हम 60 का गुणा कर देते हैं तो ये हमें फलात्मक प्राप्त हो जाता है। इसमें हम फिर फलात्मक भवोग का भाग दे देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है हमारा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर ले, ये गुणा की जगह पे हमारा भाग होगा। अब दिख रहा है आप लोगों को, स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है गुरुजी, लेकिन आता दिख रहा है। जी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, पीछे का स्लाइड अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त हो गया, हम 852 प्राप्त हो गया। 852 के बाद जो हमारा शेष बचा, शेष को हमने 60 से गुणा किया और फिर भाग दिया 3380 से, तो हमारा 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमारी चंद्रगति प्राप्त हो गई इस तरह से। ठीक है, तो चंद्र स्पष्ट करने में या चंद्र की गति के साधन में हमें नहीं लगता है किसी को समस्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हल्का ही है, बहुत अधिक मैथमेटिकल पार्ट नहीं है इसमें। आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उदाहरण करके लगाइएगा। ठीक है, अब उदाहरण लगाने में करना क्या है कि हमने जो भयात बनाया, जो भवभोग बनाया, जिस नक्षत्र का हमने निर्धारण करके कुंडली बनाई, बस उसी को लेकर के चंद्रमा का साधन कर लेना है। ठीक है, किसी को इन विषयों में डाउट कोई? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गुरुजी अभी। हाँ, समझ में जी, अभ्यास से पता चलेगा। हाँ, अभ्यास करते जाएंगे तब आप लोगों को बहुत कुछ शंकाएं आएंगे मन में, कुछ ऐसे चीज भी होंगे जो पता नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके रख देंगे तो फिर पता लगेगा वो गलत है। तो अभ्यास करने पे ही क्लियर होगा। आज के लिए हम लोग बस इस क्लास में चंद्रगति ही रखते हैं, क्योंकि आगे यदि महादशा के लिए भी जाते हैं तो बहुत लेंदी प्रक्रिया है, तो उसमें समय लग जाएगा। महादशा अंतरदशा हो गया, इसके बाद लग्न स्पष्ट हो गया, नवग्रह साधन हो गए हैं, इसके बाद लग्न स्पष्ट हो जाएगा, फिर नवमांस मतलब षडवर्ग वगैरह हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और दूसरी क्लास आप लोग। चंद्र गति की और भी विधि है, ये एक ही विधि है? चंद्र गति के साधन का एक ही विधि है। यदि शास्त्रीय पक्ष को आप देखेंगे, किसी भी ग्रंथों को यदि उद्घाटित करेंगे तो उसमें यही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप गुण भाग दे दीजिए भवोग का फलात्मक और फिर गति प्राप्त हो जाती है। एक ही ट्रिक है इसका। हम लोग इसमें षडबल भी पढ़ने वाले हैं। षडबल के विषय में आप लोगों को पता है? नहीं सर। लग्न कुंडली आप लोगों ने देख लिया है, लग्न कुंडली क्या होता है? जी देखिए, षडबल में होता है लग्न, होरा, दृशकान, नवमांस,
द्वादशांश और सप्तमांश, इस 6 तरह की कुंडलियां हैं जो षडबल में काउंट होती है। ठीक है, तो लग्न कुंडली तो आप लोग भाव विचार वगैरह देखी नहीं, तो 1-2 दिन में हो सकता है कि रविवार को जो प्रैक्टिस हो उस प्रैक्टिस में हम लोगों को कुंडली पे बात करने का विषय मिले। इस रविवार को बहुत अधिक मैटर हुआ नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने क्लास नहीं देखा। अभ्यास सत्र होगा, तो अभ्यास सत्र में आप लोगों को तब तक षडबल पढ़ा दिया गया रहेगा। तो लग्न कुंडली जैसे ये ग्रह स्पष्ट हो गया, तो ग्रहों को भरते कैसे हैं ये पता है खाने में? जी। एक मिनट अभी बताया नहीं गुरु जी। छठबल एक बार रिपीट कर देना, छठबल में क्या क्या आता है? ठीक है, बताया नहीं गया है। सर छठबल रिपीट कर देना, उसमें हमने क्या क्या बोला? लगन कुंडली, नवांश कुंडली और क्या आता है? हाँ, लग्न कुंडली, गृह, होरा, द्वादशांश, गृह, होरा, नवमांश, सप्तमांश, द्वादशांश, जी। और लग्न कुंडली। लग्न को ही गृह कहते हैं। 5 आए ना सर, लगन कुंडली, नवांश, होरा, द्वादशांश, सप्तमांश और छठा क्या? ग्रह नहीं, ग्रह नहीं है, गृह होता है। गृह, होरा, दशकाण, गृह, होरा, दशकाण, नवमांश, द्वादशांश। ठीक है, गृह का मतलब होता है लग्न कुंडली, होरा का मतलब होरा कुंडली, दशकाण होता है, इसके बाद नवमांश होता है, द्वादशांश होता है और त्रिशांश होता है। सप्तमांश नहीं होता है इसमें, त्रिशांश होता है। गृह, होरा, दशकाण है, नवमांश, द्वादशांश का त्रिशांशश्चेत् षड्वर्गाः ते सौम्यजा ग्रहाः शुभाः, ऐसे करके पंक्ति है। तो उसमें हम लोगों का सप्तमांश न होकर के त्रिशांश है। ठीक है, जी जी सर। ये षडबल में आते हैं। तो ये षडबल का मापन क्यों? बल का मतलब क्या होता है? शक्ति, पावर। शक्ति, पावर। व्यक्ति की शक्ति उसके बुद्धि से, उसके शारीरिक और मानसिक बल से देखी जाती है। लेकिन ग्रहों के लिए क्या हो जाएगा? ग्रहों के षडबल लिए से देखेंगे। हाँ, उससे प्राप्त होने वाले रेज, उससे जो प्राप्त होने वाले रेज हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? तो उसके कोणात्मक जो दूरी है, जो पदार्थ आदि उससे प्राप्त हो रहे हैं, उससे देखी जाएगी। तो इसी वजह से षडबल देखा जाता है। ये 6 भावों का बल देखा जाता है। वैसे तो आधुनिक में आप लोग चले जाइए तो T60 तक का चार्ट बनता है, लेकिन जब गणित का विस्तार था, फलित का बहुत अधिक विस्तार था, तब षडबल से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म निरूपण कर लिया जाता था। क्योंकि एक ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ गणित पे ही आधारित नहीं होता है, वो गणित पे भी आधारित होता है, अपने इष्ट पे भी आधारित होता है, अनुभव पे भी आधारित होता है और देश काल परिस्थिति को भी समझ करके उस पर काम करता है। ये 4-5 चीजें जिसके पास होती है वही ज्योतिषी मतलब अच्छे ढंग से समाज में कार्य कर पाता है। जी। और इन सबके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और वाक व्यवहार, वाक पटुता होनी ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो नहीं चल सकते, चाहे कितना हो कैलकुलेशन अच्छा हो, इष्ट कितने हो अच्छे हो। इष्ट अच्छे होंगे, गणित अच्छा होगा तो जो बोलेंगे वो डिटो लगेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो वो जो बोलेंगे कहने का तरीका समझ में नहीं आएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब षडबल में हम लोग सबसे पहले गृह के लिए हम लोग देख रहे थे। होरा के लिए आप लोगों को पता है होरा का विचार कैसे करते हैं? होरा शब्द अहोरात्र से बना हुआ है। होरा में होता ये है कि सौम्य तीक्ष्णांशोः 15-15 डिग्री का, एक राशि में 30 अंश है तो 30 अंश में 15 डिग्री पूर्व का और 15 डिग्री पर का बट जाता है।
ठीक है। हो यानी दिन और रात्र यानी चंद्रमा का सूर्य का होगा ना। हाँ, सूर्य और चंद्र हाँ, होरा जो होता है सूर्य और चंद्र का ही होता है। और होरा के लिए अहोरात्र शब्द से होरा बना हुआ है। अहोरात्र मतलब दिन और रात्रि, षष्ठी घटी, उसमें से 15 अंश का चंद्र और 15 अंश का सूर्य, इनका होरा होता है। अब किसमें किसका 15 अंश का होता है, इस बात पे विचार कर दिया जाए तो बता रहे हैं सम तीक्ष्णांशो हो। यदि सम राशि का 15 अंश हो तो चंद्रमा का होरा प्रथम होगा, और यदि विषम राशि का 15 अंश हो तो सूर्य का होरा प्रथम होगा। इसको स्लाइड के द्वारा यदि आज विजय सर समझाएंगे तो आज आप लोगों को इसी विषय पर चर्चा होगी। ठीक है, ये विषय आप लोगों का था आज। गुरुजी अभी एक बात बताइए कि जो हम कुंडलियां देखते हैं आजकल, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे देते हैं और सारी कुंडली बन के आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो जो ज्योतिष होता है उसको उस कुंडली में भी क्या कोई कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है कि सब कुछ रेडीमेड होता है उसमें? नहीं, ऐसा आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना है और ना ही बन सकता जिसमें ज्योतिषी के सारे एल्गोरिथम को फॉलो कर दिया जाए। एस्ट्रोसाइड्स ने बहुत काम किया है अच्छा, और भी ढेर सारे लोग हैं, सुनील करके हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने काम किया है, 10-12 सॉफ्टवेयर बनाए। लेकिन आप वो लोग करते क्या है, उन लोगों के पास लाइब्रेरी पड़ी हुई है, तो जो किताब में कैलकुलेशन है उस किताब को वो लॉजिक में इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। अच्छा, तो किताब वाली बातें कितनी होती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को यदि दे दिया जाए कि अपने ज्ञान को, पूरे अपने जीवन के ज्ञान को किताब में उतार कर रख दो, तो रख पाएगा क्या? कुछ 5, 10, 20% तक वो रख भी पाएगा, बहुत प्रयास करके ढेर सारी किताबों को लिख देगा, तो पूरा नहीं लिख पाएगा। क्योंकि जो सामान्यतया जिस समस्या को फेस करके जो रिजल्ट वो निकाल रहा है वो उस टेक्स्ट बुक में पिरो नहीं सकता, क्योंकि जो वो डिसीजन ले रहा है वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप है, वो किस सिचुएशन में है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, वहां डिसीजन लेगा। उसको यदि किताब में लिखेगा, यदि 2-4 अनुभव भी लिख दिया, 2-4 केस स्टडी भी लिख दिया, तो उससे एल्गोरिदम नहीं बनाया जा सकता। सॉफ्टवेयर से हमें इतना ही सहयोग मिल जाता है कि जैसे हम गणितीय प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसके लिए लोग बना के रखे हुए हैं, उसमें कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन में कई एक जगह तो मैं देखा हूँ, कुछ जगहों पे दोष भी मिलता है देखने को। दोष मिलने के कई एक कारण है। दोष मिलने का कारण यह है कि जो हम लोगों का जो पूर्वाचार्य रहे हैं, या जो लहरी का एनांस लेते हैं, इन सभी एनांसों को लेकर के काम करते हैं, तो कुछ तो बहुत शुद्ध है, उसके एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं तो उससे बेहतर निकलता है। जैसे पराशर लाइट से आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, तो पराशर लाइट का एल्गोरिदम काफी अच्छा है, गणितीय प्रक्रिया इसकी ठीक है, कैलकुलेशन लगभग ठीक कर लेता है। लेकिन जहां लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात की जाती है, वहां मैनुअल से ये बहुत अच्छे सटीकता से मापन कर लेता है। लेकिन ये आधारित किससे है, तो ये जीपीएस सिस्टम पे आधारित है, वहां से कैलकुलेट करके इनका अक्षांश रेखांश दिखाया हुआ है। कोई इंडियन पद्धति वहां इस्तेमाल नहीं की गई है अक्षांश रेखांश के साधन के लिए। जबकि अक्षांश का मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में देखा होगा, अक्षांश का मतलब होता है ध्रुव तारा से हमारे क्षितिज का उन्नतांश। हमारे क्षितिज से जहां हम देख रहे हैं और हमारे जहां होराइजन लग रहा है, हमारे होराइजन से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बस वही होता है अक्षांश। तो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी कितने हद तक उसको सटीकता से माप रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे रेडीमेड बहुत कुछ कैलकुलेशन में मिल जाता है और बाद बाकी आपको सहयोग नहीं मिलता है वहां पे, वो आपको खुद से ही करना होगा। कोई व्यक्ति यदि फल भी लिख दे रहा है किसी सॉफ्टवेयर में कि ये चीजें घटित हो सकती हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है, वो 20% में मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। कारण कि मशीन को देखिए, एक कुंडली पे मेष राशि का आज लिख दिया गया, लेकिन आज जो घटनाएं, आज जो खगोलीय स्थिति है, आप कैलकुलेट करके कुछ 10-20 साल का खगोलीय स्थिति डाल दे रहे हो उसमें एआई में, लेकिन वो परिस्थितियों को ट्रैक नहीं कर सकता। और कितने परिस्थितियों को आप कोट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हिसाब से परिस्थितियां, हर एक स्थान के हिसाब से, हर एक समय के हिसाब से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं।
तो यहाँ तो आप एल्गोरिदम लिखते रह जाएंगे, और जो एल्गोरिदम लिखेंगे पता लगेगा उसका एक भी बार यूज नहीं हुआ, और कुछ एल्गोरिदम आपने नहीं लिखा वो घट रहा है, जो घट रहा है आप उसको उठा के लिख रहे हो, पता लगा यूज नहीं हो रहा है। क्योंकि ये तो पूरा महाकाश है ना, इसमें काल क्या है, काल का अनंत रूप है। जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था वो भी काल के खंड में ही हम कर रहे थे, और जो बात कर रहे हैं भी काल खंड में ही कर रहे हैं, जो सर्वदा विद्यमान रहने वाला है। लगभग चीजें दोहराई जाती हैं ज्योतिष में, कभी कुछ देखने को आपको मिलता है। जैसे पूर्वाचार्यों ने क्या किया है, ग्रहों को सतत ट्रैक किया है, ट्रैक करने के बाद समिता और होरा लिखा है। तो समिता और होरा में क्या है, इन्होंने बताया है कि यदि इस तरह का परिस्थिति इस ग्रह में देखा जा रहा है या ग्रह युद्ध हो रहा है, तो इन क्षेत्र इन भूभाग में इस तरह का उत्पात देखने को मिलेगा। सामान्यतः होता भी है, लेकिन ये ज्योतिषी के बुद्धि पे निर्भर करता है कि वो कितने डीप तक जाकर के कैलकुलेशन देख पाया है, और कैलकुलेशन देखने के बाद वो जिन क्षेत्रों का निर्धारण कर रहा है वो सही है या नहीं। आप लोग सब देख रही होंगी पीछे में, आप सबको पता होगा, आप लोग दिख गए हैं कि बेंजिया की स्थिति थी पूरे पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी का प्लेट एक में सटा हुआ था। उस समय जो निर्धारण किया जा रहा था कुर्म चक्र का या वृषवास्तु चक्र का, वो अलग था। कुर्म चक्र का विशेष करके कुर्म चक्र के द्वारा ही साबित करते हैं हम देश के उत्पाद के विषय में। लेकिन आज जो किया जाएगा आज अलग होगा, क्योंकि भारत का दूसरे टेक्टोनिक प्लेट से टूट करके आज जाकर के हिमालय बना करके चिपका हुआ है। तो ये परिस्थिति पे निर्भर करता है। जब कहा जाता था सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीप इस पूरे पृथ्वी पे देखा जा रहा था, 4 देवों के द्वारा निर्मित नगरियों को देखा गया, तो उस समय के कुर्म की स्थिति कुछ और थी और आज कुछ और है। तो उसका कैलकुलेशन करना होगा, उसके कैलकुलेशन का विनियोग करेंगे तो 100% सटीक चीजें मिलेंगी। जब तक हमारी बुद्धि उसमें काम नहीं करेगी, हम कैलकुलेशन का विनियोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाँ नहीं, मुझे लगा कि इसका कितनी प्रासंगिक है ये। हाँ, जो जन्म प्रक्रिया कैलकुलेशन के लिए जो काम बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं गणितीय प्रक्रिया का, वहां पे हेल्प कर सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर सही भी नहीं है। अब एस्ट्रो क्लिक है, एस्ट्रो विजन वाला, किसी का नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनके कैलकुलेशन में फॉल्ट है। आज के 5-6 साल पहले मैं पकड़ा था, फिर उन्हें उन लोगों को बताया था। उसमें कितना सुधार हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनका एक डेमो वर्जन लिया था, देखा था, फिर मैं बताया था कि यहाँ ये है। उसमें कितना सुधार हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट लेवल पे इस काम को कर रहे हैं। पारास्टर लाइट पिछले मैं 2009 से यूज कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ उसका कैलकुलेशन लगभग सही है। एस्ट्रोस्टैक का भी सही है। कुछ हाथ में लग्न वगैरह का परिवर्तन हो जाता है तो अक्षांश रेखांश का अंतर होता है, ये देखने में आता है। तो लॉजिक इन लोगों का भी ठीक है। हाँ, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है जी। पारास्टर लाइट में जो है ना, जैसे मैंने राहु का देखा था, किसके वो लिए? कोई भी अगर जातक का जन्म वगैरह करते हैं तो सारा फलित एक जैसे ही आता है। देखिए वो सॉफ्टवेयर, वही बात तो मैं अभी कहा हूँ। हाँ, वही बात तो मैं कहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है इसमें फलित की बातें नहीं की जा सकती। अब अगला बंदा आज के 5 साल पहले सॉफ्टवेयर बनाया, 5 साल पहले जो जो चीजें उसको मिली, जहां से भी मिली, वो उठा करके लिख के रख दिया। आज के 20 साल बाद तक उसका सॉफ्टवेयर यूज होगा, और जो लोग खोल के देखेंगे वही सारी चीजें मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फलित के लिए आश्रित कभी भी सॉफ्टवेयर पे नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, उसके लिए इष्ट का आराधना करिए, खूब पढ़िए, देखिए, कैलकुलेट करिए, लोगों का रिसर्च पेपर पढ़िए, लोगों से बात करिए, मतलब जो उस विषय के जानकार हैं उनसे बात करिए तरह तरह से। या आप खुद भी बैठ करके यदि पढ़ने के बाद सोचेंगी तो आपको नए नए लॉजिक आएंगे जो किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, काल में ज्ञान समाहित होता है। देखते नहीं है कि कोई एक व्यक्ति होता है और जन्म होता है, उसको उस तरह की परिस्थितियां में नहीं मिली होती हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटी अलग होती है, चिंतन क्षमता अलग होती है। तो कहाँ से होता है? पूर्व जन्म के कर्म और जो सतत सर्वदा विद्यमान रहने वाला इस ब्रह्मांड में ज्ञान है, वो उन्हें रिसीव होने लगता है। बहुत ढेर सारे योगी ऐसे होते हैं कि योगी
अपने कार्यों को करते जाते हैं, उनमें विलक्षण प्रतिभा देखने को मिल जाती है, उनमें अलग चिंतन क्षमता देखने को मिल जाता है। तो हम जब रिसीवर हो जाते हैं अंतर्मुखी होकर के, तब वो सारी चीजें प्राप्त होने लगती हैं। ये भारत दार्शनिक क्षेत्र है और इसमें बहुत ढेर सारे, एक रिक्शा वाले का भी अपना दर्शन है और वो भी अपने जगह पे गलत नहीं है, सही है। तो बहुत ढेर सारे यहाँ पे दर्शन है, व्यक्ति व्यक्ति का अपना अलग अलग दर्शन है, हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व है। इस वजह से हम लोगों के आस्तिक दर्शन में देखा गया और कि पूरी सृष्टि क्या सम्मान के नजर से देखा गया, और पूरी सृष्टि में देवताओं का ही विनियोग करके देखा गया। तो ये सारी चीजें होती है, ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। आप लोग अध्ययन करेंगी, बैठेंगी, उस विषय में सोचेंगी। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग स्टेज में तो आप लोगों को पढ़ना होगा अधिक से अधिक, और पढ़ के चिंतन करना होगा, फिर ढेर सारे लॉजिक डेवलप होगा। ऐसे कई एक लॉजिक डेवलप हो सकते हैं जो मुझे भी नहीं आ रहे होंगे, मेरे गुरु जी को भी नहीं आ रहे होंगे, वो आपके मन मस्तिष्क में पिन कर सकता है, लेकिन वो कुतूहल होना चाहिए, तब वो प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज के लिए काफी अधिक हो गया, क्लास से हट के प्रवचन भी हो गया। इसको हम लोग यहीं पे करते हैं समापन। विजय सर आ रहे होंगे जस्ट, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। जो भी गणितीय प्रक्रिया है उसको आप लोग अच्छी तरह से देखते रहिए। आगे क्लास में हम जी जी सुन नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। वो चंद्र गति और चंद्र स्पर्श के लिए कुछ ग्रह कार्य दिया क्या आपने? चंद्र स्पष्ट के लिए हाँ गृह कार्य दिया होना। एक कुंडली आप लोग बनाइए। अभी कुंडली बना करके मुझे इष्टकाल कोई भेजा नहीं है। इष्टकाल, भयात, भभोग, चरण साधन, चंद्र स्पष्ट और चंद्र गति, इतना साधन करके आप लोगों को देना है। गृह कार्य आप लोग का यही है, और आप लोग इस गृह कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो ये गृह कार्य बढ़ता चला जाएगा। कल के डेट में यदि मैं महादशा साधन पढ़ा दूं तो ये भी कहूंगा कि उसे भी करके देना है। तो गृह कार्य को यदि आप लोग छोड़ दे रही हैं तो वो लेंदी होता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए करिए आप लोग उसे। जी बताइए। नहीं समझ पा रहा हूँ। ग्रह कार्य में क्या क्या करना है? ग्रह स्पष्टीकरण करना है। ग्रह साधन का मतलब आप लोगों को मैं शायद ग्रुप में दे चुका हूँ, जिसमें ग्रह पंक्ति का ग्रह लिखा हुआ है, तो उससे ही उठा लीजिए। और पंचांग का भी एक पेज दे चुका हूँ जिसमें तिथिवार नक्षत्रकरण योग लिखा हुआ है। उन दोनों को एक हाँ अगर है तो मैं उससे कर लूँ क्या? क्या चीज? मेरे पास में निर्णय सागर पंचांग है तो उससे कर निर्णय सागर, हाँ निर्णय सागर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नक्षत्र का भोग काल तो वही दिया होगा। निर्णय सागर में एक बार देख लीजिएगा कि जो दैनिक ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है या साप्ताहिक दिया हुआ है। साप्ताहिक दिया रहता है तो उसको निकालना पड़ता है, और यदि दैनिक होगा तो कुछ करना ही नहीं। 2021 में दैनिक दिया हुआ है। ठीक है, तो निर्णय सागर यदि दैनिक देता है तो आप उससे कर सकती हैं। सर एक बार 3 तारीख के लेक्चर का लिंक फिर से आप शेयर करेंगे तो प्लीज अच्छा होगा। 3 तारीख ग्रुप में पड़ा हुआ है, देख लीजिए, नहीं होगा तो मैं पिन कर दूंगा आपको एक बार। ओके सर, थैंक यू। गुरु जी जी करके ग्रुप में डालना है। हाँ, तो आप बताइएगा सही किया या गलत? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैंने गृह कार्य ग्रुप में डाला। अच्छा, आपने गृह कार्य ग्रुप में डाला है, ठीक है। तो आप गलत है या कब डाला था आपने? अभी डाला है क्या? परसों भी डाला था। क्या नाम? आज भी डाला है। दीपा नाम है। दीपावली है। अच्छा हाँ, दीपावली है। परसों आपने डाला था। एक तो मैं देखा था परसों, किसका था? शायद अंजलि जी का था, अंजलि जी ने करके दिया था। मैंने भी डाला। हाँ आपका ही था, परसों वाला मैं देख लिया था, वो ठीक था। तो
उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है? हाँ, इसको मैं देख लेता हूँ, देख करके आपको ग्रुप में ही पिन कर दूंगा। यदि गलत होगा तो कल हम लोग क्लास में चर्चा कर लेंगे, और गलत यदि नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है, ग्रुप में मैं पिन कर देता हूँ देख करके। जी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए बस आप लोग रेस्ट कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर आगे विजय सर की अभी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। Recording stopped.